नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं आकाश सिंधाकर और आज की इस क्लास में हम लोग करंट अफेयर की सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। इस क्लास में हम लोगों ने पुस्तक के बारे में, खेल के बारे में, नियुक्तियों के बारे में, महोत्सव और स्थल के बारे में देखा था। ठीक, महोत्सव में एक जो आयोजन था उसके बारे में कन्फ्यूज़न था, उसको मैं दूर कर देता हूँ कि अखिल भारतीय वैदिक महासम्मेलन, ये जो महासम्मेलन है इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन न दुर्ग में न रायपुर में, रायगढ़ में हुआ था। रायगढ़ में हमारे जो मुख्यमंत्री हैं श्री विष्णुदेव साय जी, उन्होंने वहाँ के आश्रम में जाकर इस जो महासम्मेलन है उसमें अपनी उपस्थिति दर्ज की थी। ठीक है, और ये जो कार्यक्रम था वो 200वीं जयंती, जो दयानंद सरस्वती जी हैं उनकी 200वीं जयंती पर आयोजित किया गया था। तो इतना आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, तो अखिल भारतीय वैदिक महासम्मेलन कहाँ हुआ था? तो रायगढ़ में हुआ था, इसको आपको याद रखना है। चलिए, आज जो हम लोग को पढ़ना है तो हम लोग देख लेते हैं। गांव का नाम अगर पूछ दे तो तुरंगा नाम याद रख लेना, आप लोग तुरंगा नाम याद रख लेना। चलिए, छत्तीसगढ़ के नए मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ना है हमको, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ये आएगा ही आएगा, इसको किसी भी तरीके से आपको मिस नहीं करना है, ये आपको पूछा ही जाएगा क्योंकि ये जो प्रश्न होते हैं वो लगातार 2 साल 3 साल तक आने वाले प्रश्न रहते हैं। चलिए, पहले प्रश्न से शुरू करेंगे। पहला प्रश्न बोला है, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के पास कौन सा विभाग है? क्या गृह एवं जेल विभाग है? क्या उनके पास में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग है? क्या उनके पास में सामान्य प्रशासन विभाग है? या लोक निर्माण विभाग है? तो देखिए, हमारे राज्य के अभी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी हैं और 2 उप मुख्यमंत्रियों का चयन किया गया था। एक थे अरुण साव जी और दूसरे थे विजय शर्मा जी। ठीक, तो इनको याद रखना। चलिए, तो इनको याद रखना। इनके जो इनका इसका जो राइट आंसर है वो तो सामान्य प्रशासन विभाग है। आप लोगों ने देखा, सामान्य प्रशासन विभाग इनको मिला हुआ है, साथ में तकनीकी शिक्षा मिला हुआ है, ऊर्जा मिला हुआ है और खनिज संसाधन मिला हुआ है, साथ में इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी होती है वो इनको मिला हुआ है, पर्यावरण मिला हुआ है और ऐसे जितने भी जितने भी विभाग जो बाकी कैबिनेट स्तर के मंत्रियों को विभाजित नहीं होता है वो सब इनको दिया गया है, वो सब मुख्यमंत्री जी के पास होता है। अभी तक जो भी वित्त विभाग था वो भी मुख्यमंत्री के पास हुआ करता था, लेकिन अब से कुछ समय नहीं, इसी हम लोग अपने पंचवर्षीय में देख रहे हैं, इसी 6वीं विधानसभा में देख रहे हैं कि वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी को नियुक्त किया गया है। वो जो वित्त विभाग है मुख्यमंत्री के पास में नहीं है, वर्तमान में नहीं है, ये ध्यान में रखना है आप। क्लियर है? चलिए, चलो आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं भाई। अगले प्रश्न में क्या है? अगला प्रश्न क्या है? कौन से मंत्री के पास गृह एवं जेल विभाग है? तो किस मंत्री के पास गृह एवं जेल विभाग है? तो गृह एवं जेल में दोनों में क्या चाहिए होता है? वीजा चाहिए होता है। विजय से याद रखना, विजय शर्मा जी। विजय चाहिए होता है तो विजय शर्मा जी के पास में क्या है? गृह एवं जेल विभाग है, गृह एवं जेल विभाग है। क्लियर है? केदार कश्यप जी के पास वन विभाग है, अरुण साहू जी के पास नगरीय प्रशासन दिया गया है इनको। ठीक है, नगर पालिका प्रशासन जो है और अरुण साहू जी के पास है। साथ में आप देखेंगे तो जो लोक स्वास्थ्य है वो सब भी इनको दिया गया है। ठीक है, तो के बारे में देख लो, विजय शर्मा को और क्या क्या दिया गया? गृह एवं जेल, पंचायत एवं ग्रामीण, ये ना मोस्ट आईएमपी है, एकदम याद रख लेना, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, ये पूछेगा ही पूछेगा।
किसी ना किसी एक एग्जाम में आएगा कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री कौन है, तो उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी हैं। अगला, कौन से मंत्री के पास लोक निर्माण विभाग है? लोक निर्माण विभाग तो अरुण साव जी के पास में लोक निर्माण विभाग है। साथ में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग भी अरुण साव जी के पास में है। करके पढ़ा लेता हूँ, शायद आप लोग को क्लियर तो दिखता है, बट फिर भी मैं जूम कर ले रहा हूँ। ठीक, आई होप सो आप लोग को समझ में आया। ठीक है, तो लोक निर्माण, स्वास्थ्य विभाग, ये सब कौन है? विधि एवं विधायी और नगरीय प्रशासन, ये सब अरुण साव जी के पास में है। अगला, कौन से मंत्री के पास वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग है? मैंने बताया केदार कश्यप जी के पास में क्या है? वन विभाग दिया गया है इनको। तो वन से रिलेटेड जो भी वन विकास, वन संसाधन, जलवायु परिवर्तन आएंगे, सब इन्हीं के पास में रहेंगे। कौन से मंत्री के पास वाणिज्य और उद्योग विभाग है? तो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, यहाँ पर लखेश्वर बघेल नहीं आएगा, लखन लाल देवांगन, लखन लाल देवांगन जी के पास में क्या है? वाणिज्य और उद्योग विभाग है। वाणिज्य और उद्योग विभाग, औद्योगिक विभाग, और क्या बोल सकते हैं, औद्योगिक नीति से संबंधित जो भी विभाग है वो सब इन्हीं के पास में है। किनके पास में? लखन लाल देवांगन जी के पास में है। ये आपको याद रखना है, लखन लाल देवांगन जी के पास में, ये याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। कौन से मंत्री के पास महिला एवं बाल विकास विभाग है? तो ये लक्ष्मी राजवाड़ी जी। सिंपल सी चीज है, हमारे अभी तक के कैबिनेट में एक मंत्री महिला रहती है और उनको ही महिला एवं बाल विकास मंत्री का दर्जा दिया जाता है। महिला एवं बाल विकास विभाग के अभी वर्तमान मंत्री कौन है? लक्ष्मी राजवाड़े जी है। अगला, पिछले बार में अनिला भेड़िया जी थी, अभी ये है। राम विचार नेताओं के पास कौन सा विभाग है? तो राम विचार नेताओं, राम जी हर किसी विभाग के, हर किसी लोगों के बारे में क्या करते हैं? विचार करेंगे, चाहे वो एससी हो, चाहे वो एसटी हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो। तो इन सभी का विकास विभाग किसके पास है? रामविचार नेताम जी के पास। ठीक, वही लिखा है, आदिवासी जाति विकास, अनुसूचित जाति विकास, अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग विकास विभाग, कृषि विकास एवं कल्याण विभाग, ये जो है सब रामविचार नेताम जी के पास है। दयानंद बघेल के पास कौन सा है? दयानंद बघेल, एक्चुअली में ये दयानंद बघेल नहीं है, दयाल दास बघेल होना चाहिए। दयाल दास बघेल जी के पास कौन सा विभाग है? दया किसके ऊपर करना है आपको? दया लोगों के ऊपर, नागरिक के ऊपर करना है। क्यों? क्योंकि वो उपभोक्ता है किसके? खाद्य के। तो खाद्य की चिंता रहेगी ना भाई, कैसे अच्छा मिल रहा है या नहीं। तो दया करना नागरिकों के ऊपर, तो नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, और किसके लिए? खाद्य के लिए। तो खाद्य इनके पास में है। नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण के साथ में खाद्य विभाग, दयाल दास, दयाल दास याद रखना। क्या याद रखना? दयानंद नहीं याद रखना, दयाल दास बघेल आपको याद रखना है। दयाल दास बघेल, कैबिनेट में यही नाम है। आगे, श्याम बिहारी जायसवाल के पास कौन सा विभाग है? तो श्याम बिहारी जायसवाल के पास में, इनके पास में जो दिया गया विभाग है वो लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग दिया गया है। क्या? लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग इनको दिया गया है। चिकित्सा शिक्षा दिया गया है, 20 सूत्री कार्यक्रम दिए गए हैं। तो आपको याद रखना है। ठीक है, अभी बोलोगे कि सर ऊपर में भी तो था क्या, लोक स्वास्थ्य और ये? भैया लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, यहाँ पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी आएगा, ये परिवार कल्याण को हटा लेना। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, विधि एवं विधायी कार्य, तो जो लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी वाला है वो अरुण साव जी के पास में है। लेकिन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण वाला बोलेगा तो श्याम बिहारी जायसवाल के बारे में। कल्याण किसके द्वारा होगा? श्याम के द्वारा होगा। कल्याण क्या श्याम के द्वारा होगा? तो श्याम बिहारी जायसवाल। अगला, कौन से मंत्री के पास खेल डिपार्टमेंट है, खेल विभाग दिया गया है? ठीक है, कौन से मंत्री के पास खेल और युवा कल्याण विभाग है? तो ये टंकराम वर्मा है। किनके पास है? टंकराम वर्मा जी के पास। टंकराम वर्मा जी के पास खेल और युवा कल्याण विभाग। साथ में आप पाएंगे कि क्या है? राजस्व एवं आपदा प्रबंधन। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन के संदर्भ में मैं कुछ बताता हूँ, जैसे कि बाढ़ आ गया, जैसे कि किसी क्षेत्र में हमको वो कृषि क्षेत्र के लिए वो करना है, क्या बोलते हैं, पहले से बीमा करके रखना है, तो वो सब इसके अंतर्गत में आ जाता है। टंकराम वर्मा जी। टीएस सिंहदेव के पास कौन सा विभाग है? तो टीएस सिंहदेव तो अभी वर्तमान में मंत्री है ही नहीं, तो इनके पास तो कुछ रहेगा नहीं। बट ये क्यों दिया गया मुझे समझ में नहीं आ रहा है। टीएस सिंहदेव को शिक्षा, संस्कृति, वाणिज्यिक, कर योजना, और ये उस समय पहले जब ये मंत्री में रहे होंगे तब उन समय क्या क्या रहा होगा, तो वो उस समय का ये डेटा है, इसको आपको याद नहीं रखना। कौन से मंत्री के पास श्रम विभाग है? तो श्रम विभाग है अभी फिलहाल में लखन लाल देवांगन के पास। लखेश्वर बघेल नहीं आएगा।
लखनलाल देवांगन के पास रहेगा, तो आपको याद रखना है, ठीक है। श्रम विभाग लाल देवांगन के, चलिए आगे चलते। कौन सी मंत्री के पास पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग है? पंचायत और ग्रामीण विकास मैंने बोला विजय शर्मा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा। कौन से मंत्री के पास खाद्य विभाग है? अभी मैंने बताया दयाल दास बघेल, आपको याद रखना है। कौन से मंत्री के पास कृषि विकास, ये क्या था, खाद्य विभाग है ना। कौन से मंत्री के पास कृषि विकास और कल्याण विभाग है? तो कृषि वाला किससे रिलेटेड था? हमारे रामविचार नेताम जी से, तो रामविचार नेताम आ गया। तो ये मंत्री परिषद था, जो पुराने डेटा थे उसके वाले को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, अभी मंत्री परिषद के सारी चीजों को याद रखना है। चलिए चर्चित ऑपरेशन और अभियान के बारे में पढ़ते हैं। क्या क्या अभियान संचालित किया गया? आपको पिछले 3 साल के पीएससी में आप उठा कर देख लो, ये अभियान से क्वेश्चन आए ही हैं। हेलो जिंदगी, नशे के विरुद्ध कौन सा चलाया जा रहा है, ठीक है। तो ये सब ना धीरे धीरे करके इसकी मात्रा क्वेश्चन की बढ़ती जा रही है, तो आपको याद होना चाहिए ऑपरेशन और अभियान। तो देखो पहला दिया है ऑपरेशन सूर्यो शक्ति, कहाँ चलाया गया? सूर्य शक्ति। ऑपरेशन सूर्य शक्ति होना चाहिए, सूर्य शक्ति अबुझमाड़ क्षेत्र में चलाया गया, जो कि नक्सलों की गिरफ्तारी को बढ़ाने के लिए चलाया जाता है, मतलब उनको नक्सल ऑपरेशन था एक तरीके से, ये बोल सकते हो। कौन सा? सूर्य शक्ति अबुझमाड़ क्षेत्र में। माड़ बचाओ अभियान किस जिले में चलाया गया? तो नारायणपुर और कांकेर, नारायणपुर और कांकेर जिले में चलाया गया था माड़ बचाओ अभियान, जिसमें 10 नक्सलियों को मारा गया था, ठीक है। ऑपरेशन जल शक्ति अभियान किस जिले की सीमा में नक्सलियों के खिलाफ चला? तो ये भी नारायणपुर और बीजापुर, नारायणपुर और बीजापुर के सीमा क्षेत्र में क्या चला था? ऑपरेशन जल शक्ति। क्या चला था? ऑपरेशन जल शक्ति। माड़ बचाओ नारायणपुर और कांकेर, नारायणपुर और बीजापुर में ऑपरेशन जल शक्ति। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है ये? तो ये कहलाता है आपका ऑपरेशन प्रहार कहलाता है, ऑपरेशन प्रहार। जब पुलिस विभाग के द्वारा ये किया जाता है तो ऑपरेशन प्रहार कहलाता है, प्रहार कर रहे हैं। हेलो जिंदगी अभियान किसके खिलाफ चलाया गया? तो नशे के खिलाफ। नशे में भैया जब गिरफ्त में आ जाता है युवा या कोई भी व्यक्ति, तो उसको फिर से जिंदगी से क्या कराना है? रूबरू कराना है, ताकि नशे की गिरफ्त से बाहर निकले। तो हेलो जिंदगी के नाम से इसको बनाया गया था, नशे के खिलाफ चलाया गया था रायपुर पुलिस के द्वारा। चलो, सुघर लइका अभियान का उद्देश्य क्या था? कुपोषण दूर करना। सुघर लइका अभियान कुपोषण दूर करने से रिलेटेड है। ऑपरेशन मुस्कान का उद्देश्य क्या है? तो गुमशुदा बच्चों को परिवार से मिलाना। ऑपरेशन मुस्कान का उद्देश्य है गुमशुदा बच्चों को परिवार से मिलाना। हमर बेटी हमर मान अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? महिला सुरक्षा। हमारे बेटी हमर मान अभियान का है महिला सुरक्षा से। सीधा सीधा याद करा रहा हूं मैं, ऑप्शन के पीछे नहीं भाग रहा हूं, क्या है कैसे, ये नहीं, सीधा सीधा याद रखना है आपको। हमर बेटी हमर मान मतलब महिला सुरक्षा देना है। हेलो जिंदगी नशे के खिलाफ चलाना है, ठीक है। और क्या था? ऑपरेशन मुस्कान, तो गुमशुदा बच्चों को परिवार से मिलाएंगे तो क्या आएगा? मुस्कान आएगा उनके चेहरे पर। निजात अभियान किसके खिलाफ चलाया गया? निजात, तो निजात अभियान चलाया गया नशे के खिलाफ। किसके खिलाफ? नशे के खिलाफ चलाया गया था निजात अभियान, नशे के खिलाफ चलाया गया था, नशे के खिलाफ चलाया गया था, ठीक है। आगे देखते हैं, बाल जतन अभियान का उद्देश्य क्या है? बाल जतन अभियान, तो भैया बच्चों को ना बचपन में ही शिक्षा से आप जोड़ दोगे, कनेक्ट कर दोगे, तो वो आगे चल के अपने आप को शिक्षा के रास्ते पर खुद ही खुद ले जाएंगे। बचपन से अगर वो भटके हुए हैं तो ये मुश्किल होता है, क्लियर। इसलिए बाल जतन जो अभियान था वो बाल शिक्षा से, बाल विकास से रिलेटेड था, तो बाल शिक्षा से रिलेटेड ये अभियान चलाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, नया सवेरा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? नया सवेरा, तो ये भी नशे के खिलाफ है। गरियाबंद जिले के द्वारा लाया गया था, गरियाबंद। तो गरियाबंद जिले में जो नया सवेरा अभियान चला था पुलिस के द्वारा, वो क्या था? वो था नशे के खिलाफ जागरूकता, नशे के खिलाफ जागरूकता, ये नया सवेरा था। ऑपरेशन प्रहार का मुख्य उद्देश्य क्या था? नशे के खिलाफ लड़ाई कि नक्सलियों के खिलाफ? तो नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई, नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई रखा गया था। ऑपरेशन जल शक्ति कब पूरा हुआ? तो 24 मार्च को कंप्लीट हुआ था। ऑपरेशन जल शक्ति 24 मार्च को कंप्लीट हुआ था। माड़ बचाओ अभियान में कितने नक्सलियों को मारा गया था? 10 नक्सलियों को मारा गया था। ये आपके नारायणपुर और कांकेर के बीच में चला था, तब उनके बॉर्डर पर। ऑपरेशन सूर्य शक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई है। क्या है? नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई। कहाँ चला था? अबुझमाड़ में चला था। ऑपरेशन मुस्कान में 1 महीने में कितने गुमशुदा बच्चे परिवार से मिले? तो 559। डेटा में थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है, अब इतना ध्यान में रखना, ठीक। डेटा बहुत कम पूछता है, डेट बहुत कम पूछता है। कौन सा अभियान किस जिले का है, कौन सा अभ्यास किसके खिलाफ है, कौन सा अभियान कहाँ चलाया जा रहा है, इसको
आपको ऑपरेशन मुस्कान याद रखना है, गुमशुदा बच्चों से रिलेटेड है। ठीक है। ऑपरेशन प्रहार जब पुलिस नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई लड़ती है। हेलो जिंदगी नशे के खिलाफ ही था। नया सवेरा नशे के खिलाफ था। हेलो जिंदगी रायपुर, नया सवेरा गरियाबंद। तो ये सब आपको याद रखने हैं। ये अभियान थे, इंपॉर्टेंट है। फिर है चर्चित व्यक्तित्व। चर्चित व्यक्तित्व के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे श्रीमंत झा, इसके बारे में तो अभी पढ़े थे पिछले लेक्चर में हम लोग, क्या रेसलिंग से श्रीमंत झा, मैंने बोला था याद कर लेना आप लोग। तो श्रीमंत झा जो थे रेसलिंग में गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था। फिर है कालवाथा राधा राव को किस खेल में चयनकर्ता नियुक्त किया गया है? तो ये बास्केटबॉल के क्षेत्र में इन्हें चयनकर्ता सेलेक्टर नियुक्त किया गया है। कालवाथा राधा राव बास्केटबॉल। आगे कुमारी अनीशा साहू का चयन किस टीम में हुआ है? तो ये अंडर 21 भारतीय हॉकी टीम में इसका चयन किया गया। भारतीय हॉकी टीम में अंडर 21 के लिए इनका चयन हुआ है, अनीशा साहू का। पूनम ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? तो बॉक्सिंग में जीता है। बॉक्सिंग में पूनम ने स्वर्ण पदक जीता है। आगे ईशा शर्मा ने किस खेल में विजेता बनी? ईशा शर्मा, तो ईशा टेनिस जो गेम होता है उसमें ये विजेता बनी है। कौन से में भैया? तो ऑल इंडिया चैंपियन सीरीज में, अंडर 16 टूर्नामेंट में ये बनी है। स्नेहा बंजारे ने, ये पूछेगा, कराटे वाले आपको याद रखना है, स्नेहा बंजारे के बारे में पूछने की पूरी पॉसिबिलिटी बनती है, क्योंकि ये अलग खेल है। विश्व कराटे चैंपियनशिप, और विश्व कराटे चैंपियनशिप में रजत पदक सिल्वर मेडल हासिल करना अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। तो सिल्वर मेडल किसने प्राप्त किया? स्नेहा बंजारे ने प्राप्त किया। आगे आकांक्षा कश्यप ने कौन सी प्रतियोगिता जीती है? तो आकांक्षा कश्यप ने जीता है बैडमिंटन। आकांक्षा कश्यप बैडमिंटन से जुड़ी हुई खिलाड़ी है। ठीक है। आकांक्षा या आकर्षी देख लेता हूं मैं एक बार। तो आकांक्षा, आकांक्षा लिया गया है, बट आकर्षी कश्यप के बारे में जानते हैं, जो कि हमारे राज्य की खिलाड़ी है। देख लेते हैं भाई। चलिए उसके बारे में अगली वीडियो में बता दूंगा, तो पॉज नहीं करते, कंटिन्यू में रखते हैं। ठीक। तुगरानी पिल्लाई ने किस खेल में रजत पदक जीता है? तो तिगरानी ने जूडो में जीता है। जूडो में इन्होंने रजत पदक जीता हुआ है। किसने? तुगरानी पिल्लाई ने। ठीक है। आगे भावेश सारंग किस खेल से संबंधित है? तो भारोत्तोलन से। भावेश सारंग किससे है? तो भारोत्तोलन से ये संबंधित है, भावेश सारंग। मिली चुग ने कौन सी प्रतियोगिता में पदक जीता है? तो पिकल बॉल एक खेल होता है, जो पिकल बॉल इंटरनेशनल चैंपियनशिप था, उसमें 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक इन्होंने प्राप्त किया है भाई। अगला प्रश्न है, डॉक्टर गिरीश चंदेल को किस सम्मान से नवाजा गया? तो कोलोनल कमांडेंट। ये कौन है? तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं, ये अभी वर्तमान में कुलपति हैं। तो इनको कोलोनल कमांडेंट के सम्मान से नवाजा गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर है महोसदा, जो ममता चंद्राकर किस पद से हटाई गई है? तो इनको कुलपति के पद से हटाया गया। कहां से? ये बहुत बड़ा चर्चा का न्यूज था जब इनको हटाया गया था, तो बर्खास्त किया गया था। तो उस टाइम का ये हॉट मोस्ट टॉपिक बना हुआ था, और ये हो सकता है कि अभी के पीएससी में पूछा जाए, क्योंकि तकरीबन 6 महीने पहले की घटना है। तो इनको जो हमारा प्रतिष्ठित संस्थान है, पूरे एशिया का जो पहला
संगीत महाविद्यालय या विश्वविद्यालय हम कहें जो हमारे पास है, इंदिरा कला संगीत महाविश्वविद्यालय विश्वविद्यालय, उनके कुलपति के पद से इनको हटाया गया था ममता चंद्राकर जी को। तो ये ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। साथ में गिरीश चंदेल जी को, इनको क्या कर्नल कमांडेंट का पद दिया गया। अजय सिंह को किस पद पर नियुक्त किया गया? तो अजय मैंने बताया था भैया, अजय कहाँ चाहिए आपको? अजय बढ़त कहाँ चाहिए? निर्वाचन में। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर, छत्तीसगढ़ में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर इनको नियुक्त किया गया है। प्रियंका शर्मा किस पद पर बनी है? प्रियंका शर्मा, तो प्रियंका शर्मा जो बनी है राष्ट्रीय योग कोच बनी है। क्या बनी है? राष्ट्रीय योगा कोच इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, ध्यान में रख लेना। फिर अदिति भट्टाचार्य किस फिल्म में मुख्य भूमिका में है? हमारे 12 में अदिति भट्टाचार्य जो है इनको मुख्य भूमिका में रखा गया है। गिरीश को किस उपाधि से? तो गिरीश को अभी मैंने बताया ग्लोबल पावर लीडर, गिरीश को लंदन में ग्लोबल पावर लीडर से सम्मानित किया गया था गिरीश। अच्छा, ये गिरीश चंदेल जी अलग हैं, ये गिरीश अलग है। तो ग्लोबल पावर लीडर घोषित किया गया है। चेडर बॉय किस क्षेत्र से संबंधित है? साहित्य से। चेडर बॉय किससे? नई पीढ़ी के साहित्यकार हैं जिनकी पुस्तक चेडर बॉय एंड द टाइगर प्रसिद्ध है। चेडर बॉय एंड द टाइगर प्रसिद्ध है, साहित्य से संबंधित है। ठीक है, तो पाणिग्राही के नाम से हम लोगों ने पढ़ा था, वही पुस्तक के बारे में बोल रहे हैं। चेडर बॉय एंड द टाइगर प्रसिद्ध है। आगे, प्रीति यादव को कौन सा रैंक मिला है? प्रीति यादव को 63वां रैंक मिला है, 63। किसमें? तो भारतीय वन सेवा की परीक्षा में 63वां। ऐसे प्रश्न बहुत कम केसेस में आते हैं, ये सब नहीं पूछा जाता है, इसको आप नेग्लेक्ट करते ही चलिए। ठीक है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है काम का है वो मैं बता रहा हूँ, बाकी वन लाइनर में पढ़ते चलो। डॉक्टर रामशंकर कुरिल को किस विश्वविद्यालय से हटाया गया है? तो महात्मा गांधी उद्यानिकी विश्वविद्यालय से हटाया गया। किस विश्वविद्यालय से? महात्मा गांधी उद्यानिकी विश्वविद्यालय। तो रामशंकर कुरिल, तो हम लोग उद्यान बनाते हैं तो क्या करते हैं? कुरिल करते हैं ना, कुरेदते हैं मिट्टी को, तो कुरेद से कुरिल को याद रखना। कुरिल को महात्मा गांधी उद्यानिकी विश्वविद्यालय से हटाया गया है। फिर है जोया मिर्जा। जोया मिर्जा का संबंध किस क्षेत्र से? तो जोया मिर्जा का संबंध है भैया चिकित्सा के क्षेत्र से। छत्तीसगढ़ की लेफ्टिनेंट डॉक्टर हैं जो सेना में कार्यरत है। ये सेना में कार्य करने वाली छत्तीसगढ़ की पहली महिला डॉक्टर है। सेना में कार्य करने वाली पहली महिला डॉक्टर है जोया मिर्जा, इनका नाम आपको याद रखना है। चलिए, छत्तीसगढ़ की नई योजनाएं देखते हैं। इसमें उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं थे, एक ममता चंद्राकर वाले था। ठीक है, एक आकांक्षा कश्यप जो लिखा है वो आकर्षीय, मैं एक बार चेक कर लूंगा, वो याद रखना। अजय सिंह का तो हम पढ़ ही चुके थे, ये आपको याद रखना ही रखना है। मैं इसलिए रिपीट करा दे रहा हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे कौन से पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। भारतीय हॉकी टीम में जो अनिशा साहू चयन हुई है उनका नाम आपको याद रखना है। स्नेहा बंजारे का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, श्रीमत झा का नाम आपको याद रखना क्योंकि वो एशियाई आर्म्स रेसलिंग चैंपियनशिप में जो पैरा चैंपियनशिप था मेरे ख्याल से, उसमें जीते हैं। तो इनका नाम आपको याद रखना है। बाकी वन लाइनर एक बार आप रीड करते हो चलो। नई योजनाएं देख लेते हैं क्या क्या है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कितने रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा? तो 554 रेलवे स्टेशनों का विकास किया जा रहा था, जिसमें से हमारे यहाँ से भी चयन किया गया, लगभग 20 के आसपास है। रामलला दर्शन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? भैया यात्रियों को सुविधाएं बढ़ाना, मतलब ये धार्मिक स्थलों का विकास करना, स्वास्थ्य सेवा बढ़ाना, यात्री सुविधाएं बढ़ाना, शिक्षा को उत्तर। ये 4 ऑप्शन में से ये सुटेबल है, सही है, इसलिए लिया गया। धार्मिक स्थलों का विकास रामलला दर्शन योजना का नहीं है। रामलला दर्शन योजना ये है कि हम प्रति वर्ष लगभग 20,000 दर्शनार्थियों को, जिसमें से 65 वर्ष या उससे अधिक उम्र के आयु के हमारे निवासी होने चाहिए, महिला होनी चाहिए, अगर महिला में कोई विधवा है, परित्यक्ता है, तो इनको ले जाकर प्रति वर्ष जो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किया गया है उसका दर्शन कराया जाए। इस उद्देश्य से रामलला दर्शन योजना चालू किया गया। तो ये यात्री सुविधाओं को बढ़ाना या फिर धार्मिक यात्राओं को बढ़ाना या धार्मिक यात्राओं में सुविधाएं देना, ये इसका मुख्य उद्देश्य। चलो, पीएम उषा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? पीएम उषा योजना क्या स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ाना, उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना, कृषि विकास को या महिला सशक्तिकरण को? तो ये उच्च शिक्षा से रिलेटेड है पीएम उषा योजना। आगे, बस्तर विश्वविद्यालय को पीएम उषा योजना के तहत कितनी राशि दी गई? तो 100 करोड़ का राशि का आवंटन किया गया है बस्तर विश्वविद्यालय को, ताकि वहां की जो महिलाएं हैं उनको उच्च शिक्षा से जोड़ा जा सके। नियत नेल्ला नार योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो 15 फरवरी 2024 को किया गया, 14 फरवरी। ठीक है, देख लेंगे इसको कब है एग्जैक्ट डेट मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, बट फिर भी नियत नीला नार योजना
अब इसका ना अपने आप में बहुत बड़ा बहुत इंपॉर्टेंस जो आकर्षी कश्यप वाला था वो अपडेट कर लेना। जो आकर्षी कश्यप है वो आकांक्षा कश्यप नहीं है, युगांडा इंटरनेशनल चैलेंज वाला। ठीक है, वो आप ध्यान में रखेंगे। और नियत नीलानार योजना का भी मैं एक सेकंड में आपको बता देता हूँ कि इसका राइट आंसर क्या है। वैसे फरवरी में शुरू शुरू हुआ, इस बात पर कोई डाउट नहीं है, लेकिन डेट आपको अगर पूछता है तो वो याद होना चाहिए, नियत नीलानार योजना के बारे में। अच्छा, इसका मैं मीनिंग बता रहा था। नियत नीलानार योजना का मीनिंग होता है आपका अच्छा गांव, आपका अपना आपका अच्छा गांव। ये नियत नीलानार योजना का जो मीनिंग होता है ये होता है, तो ध्यान में रखना क्योंकि ये पूछा जाता है। ठीक है, तो 15 फरवरी है। ठीक है, 15 फरवरी 2024 को का आयोजन किया गया। 15 फरवरी 2024, 15 फरवरी 2024 को नियत नीलानार योजना प्रारंभ किया गया है। आपका आपका अच्छा गांव योजना कहा जाता है किसको? नियत नीलानार योजना को। काम क्या है इसका तो वो भी बता देता हूँ। तो नक्सल प्रभावित क्षेत्र पर जहाँ पर भी कैंप इस्टेब्लिश किया जाएगा उसके 5 किलोमीटर के पूरे रेडियस में फ्री मुफ्त बिजली, सड़क योजना और नेटवर्क कनेक्टिविटी, सारी चीज़ों का विकास किया जाएगा। एटीएम वगैरह भी लगाए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में पीएम श्री स्कूल योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो 19 फरवरी 2024 को किया गया। ठीक बात है, तो ये आपको याद रखना, उसका 15 फरवरी था। मल्टी विलेज योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जल संरक्षण करना। अच्छा, मल्टी विलेज का है जल संरक्षण और स्वच्छ पेयजल प्रदान करना। महतारी वंदन योजना के तहत कितनी वार्षिक राशि? तो वार्षिक रूप में 12,000 रुपये, मंथली रूप में 1,000 रुपये का राशि का अंतरण दिया जाता है, तो राशि दी जाती है। अगला प्रश्न है, कृषक उन्नति योजना 2023-24 का शुभारंभ कब किया था? तो 12 मार्च 2024 को किया गया था। इसमें अंतर राशि जो थी, जो समर्थन मूल्य है और छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जो घोषित मूल्य था 31 रुपये, उसकी अंतर राशि का ट्रांसफर किया गया। इसका उद्देश्य था कृषकों की स्थिति को सुदृढ़ करना, उनको स्वावलंबी बनाना और उनको आर्थिक रूप से सुदृढ़ता प्रदान करना। न्योता भोजन योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो 21 फरवरी 2024 से किया गया। न्योतन भोजन योजना क्या है स्पेशली? तो न्योता भोजन योजना में आप देखेंगे कि अगर जैसे मैं हूं, कल के डेट में मेरा बर्थडे आता है, तो मैं चाहूं तो किसी ऐसे स्कूल में किसी एक पर्टिकुलर क्लास के बच्चों के लिए या पूरे क्लास के बच्चों के लिए एक प्रकार के खाने का व्यवस्था, जैसे कि खीर हो गया, मिठाई हो गया, या पूरे प्रकार के खाने की व्यवस्था मैं अपनी तरफ से कर सकता हूं। यही न्योता भोजन योजना है। जो अतिथि अतिथि भोजन का कॉन्सेप्ट है हमारे मिड डे मील में, मध्याह्न भोजन योजना में जो केंद्र सरकार का चलता है, उसमें अतिथि भोज जो कार्यक्रम है उसी के स्थान पर न्योता भोजन योजना को शुरू किया गया। ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। महतारी भोजन योजना के जुलाई 2024 तक कितने किस्त जारी हुए हैं? गिन लेना जी इसको, मार्च से, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 5 महीने। कृषक उन्नति योजना 2023-24 के तहत कितने किसानों को सहायता मिली है? कृषक उन्नति योजना तो लगभग 24 लाख, 24.72 लाख है ये, तो 24 लाख का डेटा यहाँ पर राउंड फिगर लिया गया है। न्योता भोजन योजना का उद्देश्य क्या है? तो न्योता भोजन योजना का उद्देश्य क्या? सीधा शिक्षा का सुधार, स्वास्थ्य सेवा बढ़ाना, सामाजिक और आर्थिक सहयोग बढ़ाना, कृषि। इसमें कोई भी सुटेबल आंसर नहीं है, बस बेस्ट सुटेबल है सामाजिक और आर्थिक सहयोग बढ़ाना। क्यों? क्योंकि न्योता भोजन का उद्देश्य है कि जो सामान्य बच्चे हैं, जो किसी ग्रामीण अंचल के किसी सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, उनको अच्छा भोजन उपलब्ध कराना, ये था। तो सामाजिक एवं आर्थिक सहायता उससे मिला जुला है, इसलिए आप इसको ले सकते हैं। पीएम श्री स्कूल योजना के तहत छत्तीसगढ़ में कुल कितने? तो 211 स्कूलों का चयन किया गया पीएम श्री स्कूल योजना के लिए। साथ में जो पुराने जो हमारा आत्मानंद स्कूल योजना के तहत जो था उसको भी पीएम श्री में कन्वर्ट किया जा रहा है। आगे, रामलला दर्शन योजना के पहले चरण में कितने स्टेशनों का उन्नयन होगा? तो 55 स्टेशनों का होगा बोला जा रहा है। ठीक। नियत नीलानार योजना के तहत कितनी राशि का ट्रांसफर, कितनी राशि प्रदान की जाएगी?
राशि नहीं था, इसमें बजट में कितने राशि का प्रावधान किया गया ऐसा था। प्रदान करने वाला कोई बात नहीं था, बजट में कितने राशि का योगदान किया जाएगा इसकी बात थी। तो बजट में इससे रिलेटेड मेरे ख्याल से 15 या 20 करोड़ के आसपास की राशि थी, वो दी जाएगी। तो ये ध्यान में रखना आप लोग को, ठीक है। नियत नीलानार योजना सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा और नारायणपुर, ये नीचे के 4 जिलों में संचालित है। 20 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है, ये हो सकता है। राशि दान में नहीं दी गई थी या प्रदान नहीं की गई। आगे, पीएम उषा योजना के तहत राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों की कितनी राशि प्रदान की जाएगी? 20 करोड़ रुपए की। अन्य को 100 करोड़ तो अकेले बस्तर को दे दिया गया है। मल्टी विलेज योजना का शुभारंभ किस उद्देश्य से किया गया था? जल संरक्षण के उद्देश्य से किया गया था। पीएम उषा योजना के तहत किस विद्यालय को 100 करोड़? तो बस्तर विश्वविद्यालय को 100 करोड़ की राशि दी गई है, इंपॉर्टेंट है। कृषक उन्नति योजना 23 के लिए कितने करोड़ किसानों के खाते में अंतरित किया गया था? तो 1320 करोड़। ये समथिंग डाटा राउंड फिगर में है, इससे भी ज्यादा थे। 13,200 करोड़ रुपए राशि का अंतरण किया गया था, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। ये क्या था कृषक उन्नति योजना? बार बार बोल रहा हूँ, योगेंद्र सर ने भी बताया होगा, तो उनका क्लास का सीरीज चल रहा है उसमें। ये समर्थन मूल्य और छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जो 3100 रुपए क्विंटल का जो रेट रखा गया, उसकी अंतर राशि का ट्रांसफर किया गया था कृषक उन्नति योजना के तहत 12 मार्च को। याद रखना, 24.72 लाख किसानों में 13,200 करोड़ रुपए का अंतरण किया गया था, ठीक है। तो ये थे आपके सारे पॉइंट्स जिसमें हम लोगों ने मंत्री परिषद के बारे में देखा, ठीक, जो भी चर्चित व्यक्तित्व थे उनके बारे में देखा, ये जो योजनाएं थी उनके बारे में देखा, साथ में जो अलग अलग क्या चलते हैं आपके कैंपेन चलते हैं, अलग अलग प्रकार के जो ऑपरेशंस चलते हैं उनके बारे में देखा, और जो एक खेल एवं खिलाड़ियों से संबंधित और कुछ की पॉइंट्स थे चर्चित व्यक्तित्व में उनके बारे में देखा। और उसमें जो मेन की पॉइंट थे, मैंने बोला मंत्री परिषद तो पूरा पूरा की पॉइंट था, पुराने वाले को छोड़ देना बोला। जो व्यक्तित्व में जो महत्वपूर्ण है उसको मैंने दोहराया, ऑपरेशन पूरे आपके इंपॉर्टेंट है मैंने बताया, और लास्ट में जो मैंने योजनाओं के बारे में पढ़ा है वो पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और इसके अलावा भी सबको आप बेसिकली पढ़ना चाहते हो, चाहे छत्तीसगढ़ की योजनाएं हों, छत्तीसगढ़ के चर्चित व्यक्तित्व हो, छत्तीसगढ़ की स्थल या महोत्सव हो, तो वो योगेंद्र सर के द्वारा पर्टिकुलर अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है, तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। साथ में ये वीडियो को रिवीजन के तौर पर आप कंटिन्यू रखते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इसको भी शेयर करते चलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए